कुंज वैष्णव जी की छोटी बहन कुसुम के बचपन का इतिहास इतना भद्दा है कि उसकी याद आते ही वह दुख और लज्जा के कारण जमीन में गड़ सी जाती है। 2 ही साल की उम्र में उसके पिता मर गए थे और माता ने भीख मांग मांग कर भाई बहन को पाला पोसा था। और जब वह 5 साल की हुई तो लड़की को सुंदर देखकर बाड़ल ग्राम के निवासी धनी गृहस्थ गौरदास ने अपने बेटे वृंदावन के साथ उसका विवाह कर दिया। किंतु विवाह के कुछ दिनों बाद कुसुम की विधवा माता की बहुत बदनामी फैली, इसलिए कुसुम का परित्याग कर गौरदास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। कुसुम की मां दुखिया और गरीब थी, परंतु थी तो अभिमानिनी। गुस्से में आकर वह भी अपनी बेटी को दूसरी जगह ले गई और उसी महीने में एक असली वैरागी के साथ उसकी कंठी बदल क्रिया संपन्न कर दी। किंतु 6 महीने के भीतर ही वे असली वैरागी राम स्वर्ग सिधार गए। परंतु कुसुम की माँ के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे, कहाँ के थे। कुंज भी नहीं जानता था। उसकी माँ को किसी को अपने साथ नहीं ले गई थी और सचमुच ही इस वैरागी के साथ कुसुम की कंठी बदली गई थी भी या नहीं, यह केवल एक अफवाही थी और यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह सब कुसुम की 7 साल की उम्र में ही हो गया था, तभी से वह विधवा है। थोड़े में यही उसके बचपन का इतिहास है। अब वह 16 साल की युवती है। सौंदर्य उसके अंग अंग से फूटा पड़ता है। गुणवती भी है और कामकाज करने में भी पटु है। लिखना पढ़ना भी जानती है। किसी बहुत बड़े घर के आदमी के लिए वह शायद अनुपयुक्त तो नहीं लगती। इधर वृंदावन के पिता मर गए और स्त्री भी मर गई। उसकी उम्र भी 25-26 साल से अधिक नहीं। अब वे कुसुम को फिर से अपनाना चाहती हैं। 50 रुपये नगद, 5 जोड़े धोती और दुपट्टे और 5 भर सोने और 100 भर चांदी के गहने कुसुम को देने के लिए वे तैयार हैं। गरीब कुंजनाथ लालच में पड़ गया है। वह चाहता है कि कुसुम राजी हो जाए, पर वह कुछ सुनती ही नहीं। इन दोनों के माँ बाप नहीं हैं। दोनों भाई बहन एक झोपड़ी में रहते हैं जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में है। बचपन से कुसुम ब्राह्मणों की बेटियों के साथ खेलती कूदती आ रही है। उन्हीं के साथ वह पंडित की पाठशाला में पढ़ी है और सयानी हुई है। अब भी ब्राह्मणी उसकी सखियां सहेलियां हैं। इसी से पुरानी बातों को याद कर उसका शरीर लज्जा और घृणा से कांप जाता है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित बंगाल की स्त्रियों को विधवा होते देर नहीं लगती। उसके बचपन की सखियों में ये कई उसी की तरह हाथों की चूड़ियां फोड़कर और मांग का सिंदूर मिटाकर फिर अपने जन्म स्थान लौट आई हैं। उनमें से कोई उसकी मकर गंगा जल है, कोई महाप्रसाद। सहेलियों का मनगढ़ंत नाम है ये। तौबा तौबा, भला मैं अपने भाई की बात मानकर इस जन्म में फिर अपना काला मुंह इस गांव में किसी को दिखला सकूंगी? कुंज ने कहा, बहन यह बात मान लो, तुम सच पूछो तो तुम्हारे असली पति वृंदावन ही है। कुसुम ने चिढ़कर जवाब दिया, भाई मैं असल नकल नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि मैं विधवा हूँ। तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है? इच्छा हो वही कर गुजरूं। उधर ब्याह हुआ, इधर कंठी बदली, फिर ब्याह हो और फिर कंठी बदले। जाओ अब मेरे सामने ऐसी बात ना करना। बड़ल वालों में से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे पति मर चुके हैं और मैं विधवा हूँ। कुंज बेचारा इसके आगे कुछ भी ना कह सका। अपनी इस पढ़ी लिखी तेजस्विनी बहन के सामने वह सिटपिटा जाता है। फिर भी वह सोचता है, परंतु एक तरफा। वह बहुत गरीब है। 2 झोपड़ियों और इनसे सटे आम और कटहल के छोटे से बागीचे के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं। इसलिए धोती दुपट्टे और इतना नगद रुपया उसके लिए मामूली चीज नहीं। अगर यह लालच छोड़ भी दिया जाए तो वह अपनी स्नेहभाजन बहन को किसी जगह बिठाकर उसे उसी तरह सुखी देखकर खुद भी तो सुखी होना चाहता था। उनके समाज में कंठी बदलने का रिवाज है, इसलिए उसकी माँ यह संस्कार कर गई। पर वह समझ नहीं पाता कि जब उसकी माँ मर गई है और कुसुम का पति वृंदावन जब उसे घर ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मौके को वह क्यों हाथ से जाने देना चाहती है? क्यों उसकी ओर वह ध्यान नहीं देती? समाज के फौजदारों और छड़ीदारों की राय लेकर थोड़ा सा मालसा चूड़ा दही ही तो भोग लगा देना है। विवाह का सारा खर्च तो वृंदावन ही देगा। उसके बाद सारे दुख तकलीफों से छुटकारा, खुशी से रानी बनकर रहेगी। कैसी मूर्ख है कुसुम! ओहो, अगर वह खुद ही कुसुम होता तो बस कुंज हमेशा ही इस तरह की बातें सोचा करता था। कुंज फेरी का काम करता है। सूत के नाड़े, माला, कंघी, सिंदूर, तेल, बच्चों के खेलने की गुड़िया इत्यादि कई प्रकार की चीजें
एक बड़े से टोने में सजाकर सिर पर रखकर वह रोज 4 गांवों की फेरी लगाया करता है। सौदा बेचकर जो कुछ कमाता शाम को अपनी बहन के हाथ पर रख देता। कुसुम कैसे मूलधन बनाए रखकर उन्हीं पैसों से गृहस्थी का काम चला लेती है, इस बात को ना समझ सकता था और ना समझने की कोशिश ही करता था। घूमते फिरते आज सवेरे ही वह बाड़ल गांव में जा पहुंचा। रास्ते में ही उसकी भेंट वृंदावन से हुई। वह कहीं बाहर जा रहे थे। कुंज को देखकर लौट पड़े। अपने इस रिश्तेदार को बड़े आदर से वे घर ले आए। हाथ पैर धोने के लिए उसे पानी दिया और तंबाकू चढ़ाकर उसकी खातिर की। उसकी माँ ने तरह तरह का भोजन बनाकर कुंज को भरपेट भोजन कराया और किसी तरह भी उस कड़ी धूप में उसे वहां से जाने नहीं दिया। शाम को कुंज घर लौटा, हाथ पैर धोकर कुछ चना चबेना खाने बैठा। उसने सारी बातें अपनी बहन से कह सुनाई और आखिर में यह भी कहा कि वह एक अच्छा गृहस्थी है। बाग बगीचा, ताल, खेती बाड़ी, किसी तरह की कमी नहीं। लक्ष्मी तो उनके घर में जैसे फटी पड़ती है। सब बातें कुसुम ने चुपचाप सुन ली, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। कुंज ने इसे एक अच्छा लक्षण समझा और बड़े विस्तार के साथ बताया कि वृंदावन की माँ ने कैसे अच्छी अच्छी चीजें बनाई और कितना उसका आदर सत्कार किया, और खिला पिला लेने पर भी क्या वह मुझे छोड़ती थी। कहने लगी, इतनी धूप में जाओगे तो सिर में दर्द होने लगेगा, बीमार पड़ जाओ। अपने भाई के मुंह की ओर देखकर कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दिन भर आज तुम इसी काम में लगे रहे, बस पेट भर भोजन किया और सोए। कुंज ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, तो तुम ही बताओ ना बहन, और क्या करता। किसी तरह भी वह ना छोड़ती थी, तो जबरदस्ती में कैसे चला आता। कुसुम ने कहा, अच्छा, पर अब तुम उस गांव में कभी मत जाया करो। कुंज इस बात को ठीक से समझ नहीं सका। उसने पूछा, क्यों ना जाया करूं। कुसुम ने कहा, जब भी वे रास्ते में मिलेंगे तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। वे ठहरे बड़े आदमी, उनको तो कुछ नुकसान होगा नहीं, पर इस तरह हमारा काम कब तक चलेगा। बहन की यह बात सुनकर कुंज को बहुत दुख हुआ। कुसुम यह समझ गई और हंसकर बोली, ना भैया, मैं यह नहीं कहती। एक आध दिन में भला कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता, परंतु वे ठहरे बड़े आदमी और हम गरीब, उनसे ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की हमें जरूरत ही क्या है। कुंज ने कहा, बहन, मैं खुद तो उनके घर नहीं जाता। कुसुम, बहुत अच्छा, अगर तुम स्वयं नहीं जाते तो और वे बुलाकर ही ले जाते हैं तो हमें भी जाने की क्या जरूरत है। कुंज, अगर ऐसी बात है तो इन ब्राह्मण की लड़कियों से तुम इतना क्यों मेलजोल रखती हो। वे सब भी तो बड़े आदमियों की लड़कियां हैं, फिर क्यों जाती हो। अपने भाई के मन की बात समझकर कुसुम हंसने लगी। उसने कहा, उनके साथ मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ। इसके अलावा वे ना तो हमारी जाति की हैं और न समाज की। उनके यहाँ जाने में हमारी लज्जा की कोई बात नहीं, किंतु उनकी बात कुछ और है। थोड़ी देर चुप रहकर कुंज ने कहा, ना उनके यहाँ जाने में भी लज्जा की कोई बात नहीं, अवश्य ही उन पर लक्ष्मी की कृपा है और उनके पास 4 पैसे भी हैं, परंतु छूकर भी अहंकार या घमंड उनमें नहीं है, जैसे सभी मिट्टी के पुतले हों। मेरे दोनों हाथ पकड़कर वृंदावन की माँ ने जिस तरह। उसकी बात काटकर और चिढ़कर कुसुम ने कहा, फिर वही बातें भैया, हमारी माँ पर उन लोगों ने इतना बड़ा कलंक लगाया था, शायद तुम भूल गए। कुंज ने प्रतिवाद करते हुए कहा, एक बात भी उन लोगों ने किसी से नहीं कही है। डाह के कारण कुछ बदमाशों ने झूठ मूठी बदनाम किया था। कुसुम ने कहा, तभी तभी तो उन लोगों ने मुझे घर से निकालकर दूसरा ब्याह कर लिया। क्यों। कुंज ने कुछ अप्रतिभ होकर कहा, सो तो ठीक है, पर बेचारे वृंदावन का इसमें जरा भी हाथ नहीं था। यदि था तो उसके बाप का। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम ने शांत भाव से कहा, अच्छा दादा, चाहे किसी का भी दोष हो, परंतु जो बात होने की नहीं उसे बार बार दोहराने से क्या फायदा। जाने भी दो, मैं तुमसे बहस नहीं करती। बहन की इस बात का जवाब पहले तो कुंज नहीं दे पाया, पर कुछ ठहर कर रुष्ट होकर कहा, तुम बहस तो नहीं करती, परंतु मुझे तो सब ओर से देखना है। जरा सोचो तो कि आज मैं अगर मर जाऊं तो कल तुम्हारी क्या हालत होगी। कुसुम उदास हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गंभीर होकर कुंज कहने लगा, अपने परिचित सभी बड़े बूढ़ों से मैं पूछ चुका। नलडांगे वाले बुढ़े बाबा तक से तुम्हारी खास राय ले आया हूँ। तुम जानती हो, उन सबों ने बड़ी खुशी से अपनी राय दी है। कुसुम के मुंह का भाव सहसा कड़ा हो गया, परंतु थोड़े में वह यही कहकर चुप हो गई, हाँ, जानती क्यों नहीं हूँ। मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में और मेरी कंठी बदलने के बारे में समाज में आलोचना हो रही है और अच्छे अच्छे लोगों की यही राय ली जा रही है। इस संवाद से कुसुम अत्यंत क्रुद्ध हो गई, किंतु अपना वह भाव दबाकर उसने पूछा, क्यों दादा, इस रात तुम क्या खाओगे। कुंज ने बहन के मन का भाव समझकर कहा, मुंह भारी बनाकर, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। कुसुम
और क्रुद्ध हो गई। वह अपनी कोठरी में चली गई। वहीं बैठे बैठे कुंज ने एक चिल्लम तंबाकू चढ़ाकर पिया और हुक्का दीवार के सहारे खड़ा करके पुकारा, कुसुम। कुसुम अपनी कोठरी में बैठी सिलाई कर रही थी। वहीं बैठे बैठे उसने पूछा, क्या है? कुंज, मैंने कहा इतनी रात हो गई, कुछ खाने को नहीं बनाओगी? नहीं, आज कुछ नहीं बनेगा, कुसुम ने जवाब दिया। यही तो पूछता हूँ, क्यों? मुझसे 100 बार नहीं कहा जाता, कुसुम ने भी बिगड़ कर कहा। यह बात सुनकर कुंज दंदनाता हुआ उसकी कोठरी में जा पहुंचा, चिल्लाकर बोला, देखा कुसुम, तू मुझे जला मत। अगर इस तरह परेशान किया करेगी तो जिधर मुंह उठेगा एक दिन उधर चला जाऊंगा, कह देता हूँ। कुसुम, जाओ जाओ, अभी चले जाओ। इस तरह डोम चमारों की तरह तो मैं घर में चीखने चिल्लाने नहीं दूंगी। अगर तबीयत हो तो बाहर गली में जाकर जी भरकर चिल्ला लो। कुंज ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, छोटी बहन होकर बड़े भाई को घर से निकाल रही है? कुसुम ने कहा, हाँ निकाल रही हूँ। तुम बड़े हो तो क्या जो चाहे सो करोगे? बहन का चेहरा देखकर कुंज मन ही मन चिढ़ गया। उसने कुछ नरम होकर कहा, बता तो सही मैंने क्या किया है। कुसुम बोली, बिना मुझसे पूछे तुम यहाँ से चले गए और उसके घर जाकर खा है, तो इसमें नुकसान क्या हो गया? इसमें क्या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज मना किए देती हूँ, वहां फिर कभी मत जाना। कुंज बड़ा भाई था। झगड़े से अपनी हार मानने में उसे शर्म हुई। उसने कहा, तू क्या मुझसे बड़ी है जो मुझ पर हुक्म चलाती है? मैं जहाँ चाहूँ वहां जाऊंगा। कुसुम ने भी उसी तरह जोर से कहा, नहीं, कभी नहीं जाने दूंगी। अगर मैंने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा दादा, मैं कह देती हूँ। कुंज इस बार सचमुच ही डर गया, तो फिर से साहस दिखलाते हुए कहा, जाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सिलाई का काम फेंक कर कुसुम जल्दी से उठ खड़ी हुई, चिल्ला कर बोली, देखो कह देती हूँ, गुस्सा मत चढ़ाओ। चले जाओ मेरे सामने से, कह रही हूँ, हट जाओ। सिट पिटाकर कुंज कोठरी से बाहर निकल आया। दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर धीरे से बोला, तेरे डर से हट जाऊंगा? यदि मैं वहां जाऊंगा तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चिराग की बत्ती तेज कर वह फिर सोने लगी। आड़ में खड़े कुंज की हिम्मत बढ़ गई। उसने अपनी आवाज कुछ और तेज करके कहा, कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। खुड्डायन सी चिल्लाएगी तो कोई हर्ज नहीं, मैं तनिक जोर से बोल दूं तो। यह कहकर कुंज रुक गया, परंतु जब इसका भी अंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं हुआ तो मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। जाकर वह अपना हुक्का उठा लाया और अपने गले की आवाज कुछ तेज करके बोला, जब मैं बड़ा हूँ, घर का मालिक हूँ, तो सब काम मेरी मर्जी से होगा। यह कहकर कुंज ने वह जली हुई चिल्लम उलट दी और फिर से तंबाकू चढ़ाते हुए जोर से बोला, किसी की बात सुनने की मुझे जरूरत नहीं। मैं बार बार नहीं 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 सुन सकता। जब मैं घर का मालिक हूँ, जब घर बार सब मेरा है, तो मैं कहूँगा वही। सहसा उसने पीछे पैरों की आड़ सुनी और जब घूमकर देखा तो चुप रह गया। चुपचाप आकर कुसुम तेज निगाहों से उसकी ओर देखती रही। उसने कहा, बैठे बैठे तुम कलह करोगे या जाओगे यहाँ से? छोटी बहन की इस तेज निगाह के सामने बड़े भाई के मालिक बनने का सारा हौसला जाता रहा। उसके मुंह से जल्दी कोई बात नहीं निकली। कुसुम ने फिर उसी तरह कहा, दादा बताओ, यहाँ से जाओगे या नहीं? अब ना तो वह कुंजनाथ रह गया था, ना उसकी वह आवाज। भराई आवाज में उसने कहा, हुक्का चढ़ाकर अभी जाता हूँ। लाओ, मुझे दे दो, कुसुम ने हाथ बढ़ाकर कहा। यह कहकर उसके हाथ से चिल्लम लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर में घर लौट आई। हुक्के पर चिल्लम रखकर उसे देती हुई बोली, सुनारों की दुकान पर जाओगे ना? सिर हिलाकर कुंज ने कहा, हाँ। कुसुम ने सहज भाव से कहा, अच्छा जाओ, पर देखो ज्यादा रात मत कर लेना, रसोई बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। हाथ में हुक्का लिए कुंजनाथ धीरे धीरे बाहर चला गया। वृंदावन के घर का जो परिचय उस दिन कुंज ने अपनी बहन को दिया था, उसमें किसी तरह की कोई अतियुक्ति नहीं थी। उसके घर में सचमुच ही लक्ष्मी फटी पड़ती थी और उसके लिए उनके घर में किसी तरह का अहंकार या अभिमान नहीं था। उस गांव में कोई पाठशाला नहीं थी। अपनी ही कोशिश से वृंदावन ने बचपन में कुछ लिखना पढ़ना सीख लिया था और तब से ही अपने गांव में एक पाठशाला खोलने का निश्चय भी किया था। किंतु उसके पिता गौरदास बड़े चालाक आदमी थे। वृंदावन उनका इकलौता बेटा था, फिर भी ऐसे बेकार काम में उन्होंने अपने बेटे को प्रश्रय नहीं दिया। किंतु उनकी मौत के बाद वृंदावन ने उस तरह की एक पाठशाला अपने चंडी मंडप में खोल दी, जिसमें बालकों को निःशुल्क पढ़ाया जाता था, और इस तरह उसने अपने निश्चय को कार्य रूप में बदल दिया। उनके मोहल्ले में एक पुराने शिक्षक थे जिन्हें पेंशन मिलती थी। अंग्रेजी सिखाने के लिए वृंदावन ने उन्हें रख लिया। रात को धीरे से आकर वे पढ़ा जाया करते थे, इसलिए यह बात गुप्त ही रही। गांव में
कोई यह बात नहीं जानता था कि वैष्णव वृंदावन अंग्रेजी भी पढ़े हैं। 5 साल पहले जब उनकी स्त्री मर गई थी तो वे इस पढ़ने लिखने में ही लगे रहे थे। रात को पढ़ा करते, सवेरे घर की जमींदारी आदि का काम देखते और अपनी स्थापित पाठशाला में दोपहर को किसान बालकों को पढ़ाया करते। उनकी विधवा माता जब फिर से विवाह करने के लिए आग्रह करती तो वे अपने शिशु पुत्र को दिखलाकर कहते कि जिसके लिए विवाह किया जाता है वह तो मेरे पास ही है, तो फिर विवाह करने की जरूरत ही क्या है। माँ बहुत रोती गिड़गिड़ाती पर वे कुछ नहीं सुनते। इस तरह 2 साल बीत गए। उसके बाद वृंदावन ने अचानक एक दिन कुसुम को कुंज वैष्णव के मकान के सामने देखा। नदी से नहाकर और पानी की एक कलसी कमर पर रखे हुए कुसुम घर आ रही थी। उस समय उसने यौवन में कदम रखा था। मंत्रमुग्ध की तरह वृंदावन उसे देखते रह गए। जब वह अंदर चली गई तो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। इस गांव के सभी घरों को वे बखूबी जानते थे, इसलिए उन्हें यह जानते देर नहीं लगी कि यह किशोरी कौन है। एक संतान हो जाने पर माँ बेटे में जो रिश्ता होता है वही रिश्ता वृंदावन में और उसकी माँ में था। घर पहुंचकर अपनी माँ से निसंकोच कुसुम की बात कह दी। माँ ने कहा, अरे बेटा, क्या ऐसा भी हो सकता है? उन लोगों में तो दोष है। वृंदावन ने जवाब दिया, हुआ करे माँ, परंतु आखिर है तो तुम्हारी बहू ही ना। जब मेरा विवाह वहां किया था तब क्यों नहीं सोचा? माँ ने कहा, वह सब तुम्हारे बाबूजी जानते थे, जो अच्छा समझा वे कर गए। वृंदावन ने अभिमान पूर्वक कहा, तो यही सही माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तो मुझे विवाह के लिए परेशान मत करना। यह कहकर वृंदावन बाहर निकल गए। यह सब 3 साल पहले की बात है। वृंदावन की माता ने इस बीच कुसुम को अपने घर लाने की काफी कोशिश की, किंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। किसी तरह भी कुसुम को राजी नहीं किया जा सका। कुसुम के विरोध की 2 खास वजह थी। एक तो यह कि असमर्थ और मंदबुद्धि भाई को अकेला छोड़कर कहीं भी सुख से नहीं रह सकती थी, और दूसरी वजह तो पहले ही बता दी जा चुकी है। अगर किसी तरह का सामाजिक संस्कार किए बिना आसानी से वह अपने ससुर के घर जाकर सुख से रह सकती तो शायद वह अपने भाई के अनुरोध और आग्रह को इस तरह जी जान से नहीं टालती। परंतु वह सोचती कि फिर से वही काम करने होंगे। वैष्णवों की तरह तरह के दल आकर खड़े होंगे। मेरी माँ के मिथ्या कलंक की चर्चाएं छिड़ेंगी। मेरे बचपन की बीती हुई सारी घटनाओं की बात होगी, और भी ना जाने कितनी बातें। शोरगुल मचेगा और कौतूहलवश पास पड़ोस के लोग भी देखने आ जाएंगे। मेरी सखी सहेलियां उत्सुकता से इधर उधर ताक झांक लगाएंगी और अपने घर जाकर हंसी उड़ाएंगी कि कुसुम का विवाह डोम चमारों की तरह हो गया। तौबा तौबा, इन सब बातों को सोचकर वह मारे लाज के गड़ जाती है। भले आदमियों के जिन लड़कियों के साथ बैठकर उसने पढ़ना लिखना सीखा है, जिनके साथ वह इतनी सयानी हुई, दरिद्र होने पर भी अपने मन में यह विचार उसने कभी नहीं आने दिया कि आचार विचार में मैं उन लोगों से किसी तरह छोटी हूँ। कल शाम को अपने भाई के साथ कुसुम की कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर काठ के संदूक की चाबी उसने अपने भाई के पैरों के पास फेंक दी थी और कहा था कि जो भी हो जाए, परंतु इस संसार में अब मैं नहीं रहूंगी। आज सवेरे जब वह नदी से नहाकर लौटी तो देखा भाई घर में नहीं है, कहीं चला गया है। फेरी वाला उसका दौरा भी घर नहीं है। मन ही मन हंसते हुए कुसुम ने कहा, कल रात को डांट सुनाकर दादा आज सवेरे ही भाग निकले। निसंदेह कल की अपनी भूल सुधारने के लिए आज वह चल दी है। परंतु कुसुम का अनुमान गलत निकला। जो उसने सोचा था वह नहीं हुआ। जो थोड़ी देर बाद प्रकट हो गई बात वह थी। सवेरे ही उठकर हमेशा कुसुम को घर का काम करना पड़ता था। सारा घर आंगन गोबर से लीपना पड़ता था और आंगन को साफ करना पड़ता था। तब नदी से नहाकर जल भरकर लाना पड़ता था और अपने भाई के लिए रसोई बनानी पड़ती। खाना खाकर कुंज जब फेरी पर निकल जाता तब पूजा पाठ करने बैठती। कुंज जिस दिन बिना भोजन किए सवेरे ही निकल जाता, उस दिन दोपहर को वह घर लौट आता था। कुसुम ने भाई के आने में देर समझी, इसलिए फूल तोड़ने लगी। आंगन में एक और फूलों के कुछ पौधों में कुछ चमेली और जूही के थे। निरोजाना की पूजा के लिए वह उसी से फूल तोड़ लिया करती थी। फूल तोड़कर तथा और सब तैयारी करके जैसे ही वह पूजा पर बैठी, उसके दरवाजे पर कई बैलगाड़ियां आ खड़ी हुई और उसके बाद एक प्रौढ़ा स्त्री धक्के से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को देखती रह गई। कुसुम ने उसे पहचाना नहीं, परंतु नाक पर तिलक और गले में माला देखकर वह समझ गई कि चाहे वह जो भी हो पर है उसी जाति की। पास पहुंचकर प्रौढ़ा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती होंगी बेटी, परंतु तुम्हारे दादा पहचानते हैं। कहाँ हैं कुंजनाथ?
कुसुम ने कहा, वे तो आज सवेरे ही कहीं चले गए, मालूम होता है देर से आएंगे। आगंतुक स्त्री ने आश्चर्य से कहा, हैं देर से आएंगे? अभी कल ही तो वे अपने बहनोई और 4-5 अन्य लड़कों को, जो रिश्ते में हमारे भांजे होते हैं, खाने का न्योता दे आए हैं। इसलिए मैंने ही आज सवेरे ही वृंदावन से कह दिया कि बेटे कह दो गाड़ी वान से कि गाड़ी जोत कर ले आए, मैं भी चलकर बहू को जरा देखाऊं और आशीर्वाद दे आऊं। सुनकर कुसुम स्तंभित रह गई, परंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और माथे का आंचल कुछ और आगे खींचकर जल्दी से प्रणाम करके उठ खड़ी हो गई। कुसुम ने समझ लिया कि ये सास है। आसन पर बैठकर वे हंसते हुए बोली। वृंदावन ने कल खा पी चुकने के बाद हंसते हुए कहा कि मैं ऐसा भागा हूँ कि कुंज दादा हैं तो मेरे बड़े भाई की तरह, परंतु आज तक इन्होंने मुझसे यह भी न कहा कि कल आकर हमारे यहाँ एक लोटिया पानी पी जाना। इधर कई दिनों से मेरी ननद के लड़के भी हमारे यहाँ हैं। उस पर कुंज नाथ ने हंसते हुए उन सबको भी न्योता दे दिया, इसलिए वे सभी आए हैं। सिर झुकाए हुए कुसुम चुपचाप खड़ी रही। वृंदावन की माँ निम्न श्रेणी की मामूली औरत की तरह नहीं थी, वह बहुत समझदार थी। कुसुम का भाव देखकर सहसा उसे संदेह हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। संदिग्ध भाव से उसने पूछ लिया, क्यों बहू, कुंजनाथ ने क्या तुमसे कुछ भी नहीं कहा? घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर कुसुम ने बताया, नहीं। परंतु वृंदावन की माँ ने यह नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सोचा कि यह कहकर गया है, इसलिए संतुष्ट होकर बोली, तब ठीक है। इसके बाद कुंजनाथ के उद्देश्य से स्नेहपूर्वक डर था कहीं मेरा पागल बेटा सब बातें भूल ना जाए। तब तो समझती हूँ कि वह कुछ सौदा आदि खरीदने गया है, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। लोग वे सब भी आ ही गए। बाहर से ही एक बार वृंदावन ने पुकारा, कुंज भैया, और उसके बाद सहसा आंगन में आ खड़े हुए। उनके साथ 3 लड़के थे, यही उनके फुफेरे भाई थे। उनकी माँ ने कहा, कुंजनाथ अभी बाहर गए हैं और बहू अंदर जरा शतरंजी बिछा दो, ये लोग बैठ जाए। कुसुम ने कुछ घबराकर अपने भाई की कोठरी में कंबल बिछा दिया और हाथ में चिल्लम सजाकर तंबाकू चढ़ाने के लिए रसोई घर में चली गई। यह देखकर वृंदावन ने हंसते हुए कहा, रहने दो, हम लोग तंबाकू नहीं पीते। चिल्लम रखकर कुसुम रसोई घर में एक खंबे के सहारे चुपचाप खड़ी हो गई। उसका विवेक शून्य बेवकूफ भाई कैसी आफत में डालकर खिसक गया। क्रोध, अभिमान, लज्जा और अवश्यंभावी अपमान की आशंका से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके भंडार की सभी चीजें तो कल ही खत्म हो गई थी। आज सवेरे जाने से पहले वह सोचती गई थी कि लौट कर आऊंगी तो दादा को हाट भेजूंगी, परंतु लौट कर देखा तो भाई का कहीं पता नहीं था। कुंज जब कोई गलती कर बैठता है तो वह अपनी छोटी बहन से इतना डरता है कि उतना कोई नौकर अपने मालिक से भी नहीं डरता होगा। जिन बड़े आदमियों के घर केवल भोजन कराने का के अपराध में कुसुम इतनी अधिक गुस्सा हुई थी, ताव में आकर कुंज उन्हीं आदमियों को दल बल के साथ न्योता दे आया था। यह अपराध उस पहले अपराध से भी तो बड़ा था, इसलिए अपनी बहन से कुछ कह सकने का उसे साहस नहीं हुआ। इसलिए सवेरे उठकर वह भाग गया। किंतु अब चाहे कुछ भी हो, पर वह रात से पहले घर नहीं लौटेगा, यह तय जानकर कुसुम आशंका से विकल हो गई। और सबसे बढ़कर आफत यह हुई कि जिस संदूक में उसके इकट्ठे किए हुए थोड़े से रुपए थे, उसकी चाबी भी उसके पास नहीं थी और ऊपर हाथ में भी उसके पास एक पैसा नहीं था। निरुपाय होकर कुसुम करीब 5 मिनट तक खड़ी रही। इसके बाद अचानक उसका सारा क्रोध वृंदावन पर बरस पड़ा। वास्तव में तो सारा दोष इन्हीं का है। उसके नासमझ भाई को रास्ते में से क्यों वे घर पकड़ कर ले गए और उससे यह परिहास किया, और कौन है जो दादा उन्हें घर बुलाकर भोजन कराए। इधर 3 साल से अनेक बहानों से, अनेक उपायों से वृंदावन इधर आते जाते रहते हैं और कितनी ही तरह से भाई बहन के मन की थाह लेने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार सुबह शाम बेवजह भी मकान के सामने से गुजर गए हैं। हम कैसी बुरी हालत में हैं ये वे अच्छी तरह जानते, इसलिए हमें नीचा दिखलाने के लिए जानबूझकर कौशल रचा गया। काठ की मूर्ति सी कुसुम अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही। वह बड़ी अभिमानिनी है, परंतु इस समय वह अकेली है, क्या करे। वृंदावन की माँ तो उठकर भीतर जाकर लड़कों से बातचीत करने लगी, परंतु उसके लड़के की नजर कोठरी के बाहर इधर उधर भटकती रही। सहसा उसकी नजर रसोई घर में खड़ी कुसुम पर जा पड़ी। जब आंखें 4 हुई तो वृंदावन ने समझा कि वह इशारे से उन्हें पास बुला रही है। क्षण भर के लिए उसका हृदपिंड उछलकर रुक गया। उन्होंने सोचा कि यह असंभव है, ये मेरी आंखों की भूल है। वृंदावन सोचने लगेगी कि संयोगवश सामना हो जाने पर घूंघट खींचकर जल्दी से परे हट जाती है। मेरे प्रति जिसकी निदारुण अरुचि की बात कितनी बार कुंजनाथ सुना चुका है, वह क्या कभी स्वयं मुझे अपने पास बुलाएगी? यह कभी नहीं हो सकता। वृंदावन ने अपनी निगाह दूसरी ओर फेर ली।
परंतु वहां भी वह नहीं ठहर सकी। जिस जगह आंख मिली थी फिर उसी ओर चल दी। सचमुच कुसुम उन्हीं की ओर देख रही है। उसने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। लड़खड़ाते हुए वृंदावन ने रसोई घर के सामने आकर कोमल स्वर में पूछा, मुझे बुलाया? कुसुम ने भी उसी तरह कोमल स्वर में कहा, हाँ। क्यों? कुछ देर चुप रहने के बाद कुसुम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे यह पूछती हूँ कि हमारे जैसे दीन दुखियों को इस तरह सताने में तुम जैसे बड़े आदमियों की कौन सी बहादुरी हो जाती है? यह कैसा अभियोग हुआ अचानक? वृंदावन चुप खड़े थे। कुसुम ने कुछ कड़ी आवाज में कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम किस तरह अपने दिन काट रहे हैं? फिर दादा से ऐसी हंसी क्यों की? इतने लोगों को लेकर क्यों खाने आए? वृंदावन पहले तो समझ ही न सके कि इस अभियोग में क्या जवाब दे, परंतु संभवतः वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, किसी भी वजह से अधिक विचलित नहीं होते। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप को संभालकर अत्यंत सहज और शांत भाव से पूछा, कुंज दादा कहाँ हैं? कुसुम ने कहा, पता नहीं, मुझसे बिना कुछ कहे सुने तड़के ही उठकर कहीं चले गए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वृंदावन ने कहा, खैर गए तो जाने दो, मैं तो हूँ। घर में खाने पीने को क्या कुछ भी नहीं? ना, कुछ भी नहीं, सभी चीजें खत्म हो गई और इस वक्त एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। वृंदावन ने कहा, तुम्हारी ही तरह मुझे भी इस गांव में सभी जानते हैं। मुझे एक गमछा दे दो, सभी चीजें खरीद कर मैं मोदी से भिजवा देता हूँ। मैं अभी नहा कर आता हूँ, अगर माँ पूछे तो कह देना नहाने गए हैं। अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ। कुसुम ने भीतर कोठरी में से गमछा लाकर दे दिया। गमछा माथे पर लपेटते वृंदावन ने हंसकर कहा, तुम कुंज दादा की बहन हो, इसलिए वे तुम्हें इस तरह छोड़कर भाग सके। अगर तुम कोई और होती तो शायद इस तरह छोड़कर वे नहीं जा सकते। कुसुम ने खूब धीरे से जवाब दिया, सभी तो इस तरह नहीं छोड़ सकते, परंतु कुछ ऐसे हैं जो बड़े मजे से छोड़ सकते हैं। यह कहकर कुसुम ने ओट में से देखा कि इस बात ने वास्तव में उनके हृदय पर कैसी चोट पहुंचाई। वहां से जाने के लिए वृंदावन ने कदम उठाया था कि फिर रुककर धीरे से बोले, तुम्हारा यह वहम शायद किसी दिन टूट जाए। बचपन में अपनी माँ के किसी दोष के लिए तुम जैसे जवाबदेह नहीं हो, उसी तरह अपने पिता के दोष के लिए मैं भी जवाबदेह नहीं हूँ। परंतु छोड़ो भी इन सब झगड़ों के लिए, अभी काफी समय है। जाओ रसोई की तैयारी करो। कुसुम ने कहा, बताओ तो रसोई की क्या तैयारी करूं? अगर तुम लोगों का पेट भरे तो कहो, मैं अपना सिर काट कर पकाने के लिए तैयार हूँ। एक कदम बढ़कर वृंदावन फिर लौट आए। इस बात पर कोई जवाब न देकर आवाज को और धीमी करके बोला, तुम जो चाहे मुझसे कह सकते हैं, मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, परंतु इस गुस्से की हालत में अपनी सास से कुछ मत कह बैठना, उन्हें तनिक सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। कुसुम ने गुस्से में फिसफिसा कर कहा, मैं कोई जानवर हूँ कि अकल की अपेक्षा गुस्सा कहीं अधिक है? हाँ कुसुम, एक बात और, माँ नहाकर ही चली आई हैं, अभी तक कुछ पूजा पाठ नहीं किया। पूछकर सबसे पहले उनका इंतजाम कर दो, मैं चला। कुसुम, अच्छा जाओ, परंतु कहीं गप मत लड़ाते रह जाना। कुछ हंसकर वृंदावन ने कहा, नहीं, परंतु तबीयत होती है कि देर करके तुमसे कुछ झुड़कियां सुनूं। अगर किसी समय और के लिए तुम उम्मीद दिखाओ तो हो सकता है मैं आज जल्दी ही लौट आऊं। खैर देखा जाएगा। यह कहकर कुसुम रसोई घर में जा रही थी कि वृंदावन ने एक ठंडी सांस लेते हुए अचानक नरम स्वर में कहा, आश्चर्य, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज तुम मुझसे पहले पहल बातें कर रहे हो। लगता है जैसे युग युग से तुम मुझ पर इसी तरह शासन करती आ रही हो। ईश्वर के हाथ से बांधा यह बंधन कैसा विलक्षण है कुसुम। कुसुम खड़ी खड़ी सुनती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वृंदावन के चले जाने पर अपनी पिछली बातें याद कर सहसा कुसुम का सारा शरीर कांप गया। रसोई घर में जाकर स्थिर होकर बैठ गई। आज तक जिसे वह अपनी शिक्षा के अभिमान से एक अशिक्षित किसान समझती आ रही थी, आज बातचीत और व्यवहार से उसके बारे में एक नए आनंद और नई चाह से वह उत्सुक हो उठी। शाम होने से पहले ही उस दिन घर लौटते समय वृंदावन की माँ ने कुसुम को पास बुलाकर अश्रु गदगद स्वर से कहा, आज का दिन कितने आनंद से गुजरा, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती बेटी, तुम सदा सुखी रहो। यह कहकर अपने आंचल से सोने का एक जोड़ी कड़ा निकालकर अपने हाथ से उसने कुसुम के हाथों में पहना दिया। वृंदावन की माँ को यह मालूम हो गया था कि आज का सारा आयोजन छिपे तौर पर वृंदावन द्वारा दी गई सहायता से ही हुआ है, और खासकर इसी वजह से उसका हृदय आशा और आनंद से परिपूर्ण हो गया था। गले में आंचल डालकर कुसुम ने उन्हें प्रणाम किया और पदधूलि माथे पर लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सास बहू में इस बारे में और कुछ बातचीत नहीं हुई। गाड़ी पर बैठकर उन्होंने बहू से कहा, बेटी कुंजना तो दिन भर दिखलाई नहीं दिया, पता नहीं पागल दिन भर कहाँ गायब रहा, एक बार उसे तो मेरे पास भेज देना।
कुसुम ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वृंदावन के पिता ने गौरांग महाप्रभु की एक मूर्ति की स्थापना अपने घर में की थी। उसी कमरे में बैठकर वृंदावन की माँ रोज ही बड़ी रात तक पूजा किया करती थी। आज भी कर रही थी। गोद में सिर रखकर नाती सो गया था। जिस जगह पर ये लोग बैठे थे वहां चिराग की छाया पड़ रही थी, इसलिए वृंदावन जब उस कमरे में आए तो इन लोगों को देख ना सके। वेदी के पास पहुंचकर घुटने टेककर वे बैठ गए। मन ही मन कुछ देर तक प्रार्थना करके जमीन पर झुककर उन्होंने प्रणाम किया, और जब वे उठकर खड़े हुए तब उनकी नजर माँ पर पड़ी। मन ही मन लज्जित होकर वे हंस पड़े और पूछा, माँ, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? माता ने सहस ने कहा, यूं ही बेटा, तू जरा मेरे पास बैठ। वृंदावन पास जाकर बैठ गया। वृंदावन के लज्जित होने की वजह थी, रात एक पहर से अधिक गुजर चुकी थी। ऐसे असमय में वे कभी दर्शन करने नहीं आते थे। आशातीत सौभाग्य के कारण मारे आनंद से उनका हृदय भर गया था। आज का दिन उन्हें बहुत ही सार्थक लग रहा था और नम्र हृदय से छिपकर ठाकुर जी से उसी का निवेदन करने के लिए आए थे। किंतु माँ को इस बात की टोह न लग जाए, इसी कारण से वे लज्जा के से गड़ से गए। कुछ देर बाद माँ ने अपने सोए हुए पोते का सिर हाथ से सहलाते हुए खुशी से और स्नेह से कहा, अपने इस एकमात्र वंशधर को मातृहीन छोड़कर कहीं जाने के लिए मैं एक कदम भी नहीं उठा सकती थी, परंतु मुझे ऐसा लगता है वृंदावन, जैसे आज किसी ने मेरे सिर का बोझ उतार दिया। अब तो जल्दी घर ले जाओ बेटा उसे, ताकि उसे सब कुछ सौंपकर मैं कुछ दिन काशी और वृंदावन घुमाऊं। वृंदावन के हृदय में भी आज आशा और विश्वास का वैसा ही स्रोत बह रहा था। फिर उन्होंने संकोच कहा, परंतु वह आने क्यों लगी माँ? माँ ने निश्चित और दृढ़ स्वर में कहा, क्यों आएगी, क्यों नहीं? उसके आने पर ही तो मुझे छुट्टी मिल सकेगी। यह मेरी गलती थी वृंदावन, जो इतने दिनों तक मैं स्वयं नहीं गई। अपने हाथ का सुनहरा कड़ा पहनाकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया और वह मेरे पैरों की धूल माथे से लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मैं जान गई कि मेरे माथे का सारा बोझ उतर गया। देख लेना, अच्छा दिन होते ही घर की लक्ष्मी को मैं घर ले आऊंगी। थोड़ी देर तक चुप रहकर वृंदावन ने कहा, परंतु आकर तुम्हारे इस वंशधर की देखभाल करेगी ना? माँ ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं करेगी? उसका डर अब मुझे नहीं। क्यों नहीं है? मैं सोना पहचानती हूँ बेटा। अभी यह तो नहीं कह सकती कि सोना खरा है या नहीं, परंतु इतना तय है कि वह पीतल या मुलम्मा नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अपने सोने सी गृहस्थी में उसे रखने का मैं नाम भी नहीं लेती। क्यों वृंदावन, बहू क्या तुमसे हमेशा ही बातें किया करती है? वृंदावन ने कहा, नहीं माँ, कभी नहीं, परंतु मालूम होता है कि संकट में पड़कर ही आज। यह कहकर वृंदावन कुछ पीछे हंसे और चुप रह गए। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने गंभीर स्वर में कहा, सो तो ठीक ही है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। ऐसा तो सभी करते हैं। वास्तव में जो उसका अपना होता है वही दौड़कर उसके पास जाता है। यद्यपि मैं औरत हूँ, फिर भी संकट की बात मुझसे ना कहकर उसने तुम्ही से कही। वृंदावन चुपचाप सुनते रहे। माँ ने फिर कहा, मुझे एक काम अभी और करना है, और वह यह है कि कुंजनाथ की भी शादी हो जाए। यह कहकर वे अपने आप हंस पड़ी। फिर कहा, यह भी खूब है कि मोहल्ले भर को न्योता देकर खुद भाग निकला। जो होना होगा होता रहे। वृंदावन हंस पड़े। माँ ने कहा, सुनती हूँ बहू से वह बहुत डरता है बड़ा भाई, किंतु रहता है छोटे भाई की तरह। किसी किसी की राशि है ही बड़ी होती है वृंदावन, उससे डरे बिना काम नहीं चलता, चाहे आयु में वह आदमी उससे बड़ा ही क्यों ना हो। मेरी बहू भी उसी धातु की बनी है, बहुत ही शांत फिर भी कड़ी। मैं भी यही सोचती हूँ कि उसे कुछ भार दे दूं जिससे वह उठा सके, तभी तो गृहस्थी छोड़कर मैं भी निश्चिंत होकर कहीं जा सकूं। कुछ देर चुप रहकर वे फिर कहने लगी, एक ही दिन की बातचीत और देखने सुनने में मैं उसे कितना चाहने लगी हूँ, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। शाम से यही सोचती रही हूँ कि कब उसे घर ले आऊं और फिर देखूं। मन ही मन वृंदावन लज्जित होने लगी। इस भाव को दबाने की गरज से बोले, क्या माँ कुंजनाथ के बारे में क्या कह रही थी? माँ ने कहा, हाँ, अरे बेटा वह बात तो रह गई। बहू को घर लाने से पहले कुंज का घर बसा देना भी हमारा कर्तव्य है। गोपाल से तुम कह दो कि कल सवेरे ही गाड़ी ले आए। मैं जरा नलडांगे में जाना चाहती हूँ। वहाँ गोकुल वैरागी की लड़की मुझे बहुत पसंद है। देखने सुनने में भी कोई खास बुरी नहीं है। इसके अलावा, बात खत्म होने से पहले ही वृंदावन ने हंसकर कहा, इसके अलावा घर में वह अकेली लड़की है। क्यों माँ, वह वैरागी भी तो कुछ धन संपत्ति छोड़कर मरा है ना? माँ भी हंस पड़ी। हाँ बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। कुंज के लिए उसकी सबसे अधिक जरूरत है। केवल शादी कर देने से तो काम चलने का नहीं, खाने पहनने के लिए भी कुछ होना जरूरी है। और वह लड़की भी कोई खास बुरी नहीं, कुछ काली है फिर भी चेहरा अच्छा है। देखिए कल सुबह जाने पर क्या होता है।
वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा माँ, मैं साइड लिखवा दूं? और जब तुम खुद ही जा रही हो तो यह तय है कि खाली तो लौटोगी नहीं। कुंजनाथ की शादी के लेन देन तथा खिलाने पिलाने आदि की सब बातें बिल्कुल तय करके वृंदावन की माँ तीसरे पहर घर वापस आ गई। चंडी मंडप के मंदिर में उस वक्त सभी लड़के खड़े खड़े पहाड़ा याद कर रहे थे और एक और वृंदावन सुन रहे थे। बैलगाड़ी के रुकते ही उनका पुत्र चरण उतरकर शोर मचाता हुआ वृंदावन के पास आ पहुंचा। अपनी दादी के साथ वह भी अपनी मामी पसंद करने गया था। उसे गोद में लेकर वृंदावन गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। माँ गाड़ी पर से उतर रही थी। उनका प्रसन्न मुंह देखकर कहा, क्यों माँ, शुभ दिन कब है? बस इसी महीने की आखिर में, अब अधिक दिन नहीं। तुम जरा भीतर चलो, बहुत सी बातें करनी है। यह कहकर हंसती हुई वे भीतर चली गई। मारे खुशी के उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि अब उनके घर बहू आएगी। इसके अलावा उस दिन कुसुम को घर गृहस्थी के कामों में बहुत योग्य देखकर वे उसे चाहने भी लगी थी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब मैं सुख से रह सकूंगी, अपने एकमात्र पुत्र को सुखी देख सकूंगी और घर गृहस्थी का भार बहू पर छोड़कर आनंद से यात्रा करने के लिए बाहर जा सकूंगी। इसी वजह से सब काम अब उनके लिए सहज हो गए थे। इसलिए गोकुल की विधवा औरत का प्रस्ताव मानकर ब्याह का सारा खर्च अपने ऊपर लेकर वे बात बिल्कुल पक्की कराई थी। उस समय तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। वृंदावन को मालूम था कि माँ कहीं बाहर जाकर खाना खाने के लिए जल्दी राजी नहीं होती। पाठशाला के लड़कों को छुट्टी देकर उन्होंने अंदर जाकर देखा कि माँ रसोई का कुछ इंतजाम न कर एक और चुपचाप बैठी है। वृंदावन ने कहा, भूखे पेट सोचने से सब गड़बड़ हो जाता है। दूसरों की फिक्र बाद में करना, पहले रसोई की फिक्र करो। माँ ने कहा, रसोई शाम को बनेगी। मजाक नहीं कर रही हो बेटा, अब समय नहीं रह गया। उस पागल के पास ना तो रुपये है ना आदमी, सब कुछ हमें ही करना होगा। लड़की की माँ भी बड़ी कड़ी लगती है, कोई बात जल्दी मानती ही नहीं, किंतु मैं भी छोड़ने वाली नहीं थी। अरे तो यह भी आ गया? 1000 साल जियो बेटा, अभी तुम्हारी ही बात चल रही है। आओ बैठो। अचानक कहाँ से टपक पड़े। सचमुच एक गांव से दूसरे गांव में किसी के घर जाने का वह समय नहीं था। कमरे में पहुंचते ही इस तरह का आदर देखकर कुंजनाथ पहले तो कुछ सिटपिटाया और कुछ अप्रतिभ होकर प्रणाम करके बैठ गया। मजाक करते हुए वृंदावन ने कहा, क्यों कुंज दादा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? रात भर भी चुप नहीं रह सके? कल तड़के आकर ही सुन जाते तो क्या बिगड़ जाता? वृंदावन की माँ मुस्कुराने लगी, परंतु कुंज ने उधर ध्यान नहीं दिया। आंखें चढ़ाकर बोला, अरे बच्चा है, यह बहन है या कोई दरोगा? मुंह फेरकर वृंदावन ने हंसी छिपाई। उसकी माँ ने हंसी संभाल कर कहा, मालूम होता है बहू ने कुछ कहला भेजा है। कुंज ने इसका कुछ जवाब न देकर गंभीर स्वर में कहा, माँ तुमने भी कैसी गलती की? अगर कुसुम की नजर न पड़कर किसी और की नजर पड़ जाती तो बताओ क्या होता? मतलब ना समझकर माँ कुछ घबराई सी देखती रही। वृंदावन से पूछा, कुंज दादा बताओ तो सही कि हुआ क्या? तुरंत ही कहकर कुंज अपने आप को हल्का नहीं करना चाहता था। अतः वृंदावन के सवाल पर कुछ ध्यान न देकर उसने माँ से कहा, पहले यह बतलाओ कि क्या खिलाओगी, तब बताऊंगा। माँ ने हंसकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, घर तुम्हारा है, बोलो क्या खाओगे? कुंज ने कहा, अच्छा यह भी देखा जाएगा, पहले यह बतलाओ कि तुम्हारा क्या खो गया? वृंदावन की माँ को फिक्र हुई। कुछ रुककर उन्होंने संदिग्ध स्वर में कहा, मैंने तो कोई चीज नहीं खोई। कुंज जोर से हंस पड़ा। उसने दुपट्टे में से एक जोड़ा सोने का कड़ा निकाल कर कहा, तो ये तुम्हारे कड़े नहीं है? यह कहकर कुंज मारे खुशी के अपने आप ही हंसने लगा। ये वे ही कड़े थे जिन्हें कल ठीक इसी समय वृंदावन की माँ सास ने अपनी बहू के हाथ में बनाकर आशीर्वाद दिया था, और आज वही कड़े और आशीर्वाद अपने नासमझ भाई द्वारा कुसुम ने भिजवा दिए। पल भर इधर देखकर वृंदावन ने जब अपनी माँ की ओर नजर फेरी तो कुछ डर गए। उनके चेहरे पर एक कतरा खून नहीं रह गया। तीसरे पहर के धुमिल प्रकाश में वह किसी मुर्दे के चेहरे जैसा पीला नजर आता था। वृंदावन पर उस समय क्या गुजर रही थी वह भगवान ही जानता था, किंतु कोशिश करके तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और माँ के कुछ और नजदीक आकर अत्यंत सहज शांत भाव से कहा, यह हमारा सौभाग्य है माँ कि भगवान ने हमारी चीज हमें लौटा दी। यह तुम्हारे हाथ के कड़े हैं माँ, उसकी क्या बिसात जो इन्हें पहन सके। यह कहकर वृंदावन ने कुंज से कहा, चलो भाई हम चलकर बाहर बैठे, और हाथ जोड़कर वे उसे खींचते हुए बाहर चले गए। कुंज सीधा आदमी था, इसी से मारे खुशी के बेवक्त ही इतना रास्ता वह तय कर आया था। आज दोपहर के भोजन के बाद कुसुम ने जब उदास मुंह से कड़ों की वह जोड़ी हाथ में लेकर कुछ शुष्क और मधुर स्वर में कहा,
भूल से यह कड़ा कल वे छोड़ गए, जाकर तुम्हें दे आना होगा। उस वक्त मारे खुशी के अपनी बहन के उदास मुंह की ओर देखने का उसे मौका नहीं मिला। दांव पेच वह जानता नहीं था, बहन झूठ बोल रही है या कोई किसी को इतनी मूल्यवान चीज नहीं दे सकता, और या कोई दे भी दिया तो दूसरा उसे लेता नहीं लौटा देता। यह असंभव बातें उसके दिमाग में नहीं घूमती थी। इसलिए रास्ते भर यही सब सोचता रहा कि अपनी खोई चीज पाकर अचानक वे कितने खुश होंगे और हमें कितना आशीर्वाद देंगे। परंतु वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा यह भी नहीं समझ सका। इतना काम कर देने पर भी वृंदावन की माँ के मुंह से कोई अच्छी बात या आशीर्वाद ना सुनने के कारण वह उदास हुआ, और धीरे धीरे उसे कुछ शर्म भी मालूम होने लगी। उनके सामने से वृंदावन मुझे जबरदस्ती खींच लाए। लज्जित और दुखित होकर वह चुपचाप बैठ गया। वृंदावन ने भी उसके पास बैठकर कोई बातचीत नहीं की। उसकी हालत भी उस समय बातचीत करने लायक नहीं थी। अपमान की ज्वाला से उनका हृदय जला जा रहा था। वह अपमान उनका नहीं बल्कि उनकी माँ का था। अपनी भलाई बुराई या मान अपमान की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मृत्यु की यातना अन्य यातनाओं को दबाकर जैसे अकेले ही सब कुछ बन जाती है, ठीक उसी तरह माता के अपमानित और दुखी मुख की याद उनकी समस्त अनुभूतियों को निगलकर एक सघन और भीषण अग्निशिखा की तरह जलने लगी। संध्या का अंधकार और भी गहरा हो गया। कुंजनाथ ने धीरे से कहा, अच्छा वृंदावन, अब मैं चला। वृंदावन बेचैन होकर कहा, अच्छा किसी दिन अवश्य आना। कुंज के चले जाने के बाद वृंदावन वहीं औंधे होकर पड़े रहे। सोचने लगे, माँ की कितनी आशाएं, भविष्य की कितनी कल्पनाएं पल भर में ही मिट्टी में मिल गई। अब कैसे मैं उन्हें सांत्वना दूं, कैसे उन्हें शांत करूं। और सबसे बढ़कर निष्ठुर परिहास यह है कि उनकी उपवासिनी शांत और सन्यासिनी माता की समस्त अभिलाषाओं को नष्ट करके जिसने उनके दिल में ठेस पहुंचाई है वह उनकी पत्नी है, और उसी से उन्हें प्रेम है। जिस तरह एक दिन के मेल मिलाप से कुसुम ने अपने पति और सास को पहचान लिया था, उसी तरह उन लोगों ने भी उसे पहचान लिया था। इस बारे में उसे भी संदेह नहीं था। जो पहचानना जानते हैं उनके पास इस प्रकार अपने आप को उलझाकर कुसुम के हृदय में केवल एक अभूतपूर्व आनंद ही हिलोर नहीं लेने लग गया, बल्कि अनजाने में ही उसने अपने आप को एक दुर्दमानीय स्नेह के बंधन में डाल दिया। स्वयं इस बंधन को तोड़कर कुसुम ने कड़े की जोड़ी लौटाने को दी, किंतु बेचारा कुंज जब उसे लेकर चल दिया, थोड़ी देर के लिए उसने काफी तीव्र वेदना का अनुभव किया। कोठरी में जाकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने वह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि उसके इस निष्ठुर व्यवहार से उन्हें कितनी आकस्मिक, अप्रत्याशित और मर्मांतक पीड़ा होगी, और मेरे बारे में वह कैसी धारणा बना लेंगे। शाम कब की बीत चुकी थी। कुंज लौट आया। चारों ओर अंधेरा देखकर अपनी बहन की कोठरी के सामने जाकर उसने पूछा, कुसुम चिराग नहीं जलाया? कुसुम अभी तक चुपचाप जमीन पर बैठी थी। घबराकर और कुछ लज्जित होकर वह उठ खड़ी हुई और बोली, अभी जलाई देती हूँ दादा, तुम आए कब? चला ही आ रहा हूँ, कहकर कुंजनाथ ने हुक्का और चिल्लम खोजी और तंबाकू चढ़ाने लगा। चिराग जलाने में कुछ देर हो गई। आकर देखा कि तंबाकू चढ़ाकर कुंजनाथ चला गया है। रोज की तरह आज भी कुसुम अपने भाई को खाना परोसकर दूर बैठ गई। गंभीर होकर आज वह भोजन करने लगा। वह कुछ बोला नहीं। जो बात करते कभी थकता नहीं था, उसे अचानक मौन देखकर कुसुम को आशंका हुई। निसंदेह कोई अप्रीतिकर घटना हुई है, परंतु वह कैसी और कहां तक हुई है यह जानने के लिए वह छटपटाने लगी। यही सोचने लगी कि भैया का उन लोगों ने बहुत अपमान किया है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका छोटा भाई छोटा मोटा अपमान तो समझ ही नहीं पाता, अगर समझ भी ले तो इतनी देर तक उसे मन में नहीं रखता। खाना खाकर कुंज जब जाने लगा तो कुसुम से नहीं रहा गया। मधुर स्वर में उसने पूछा, दादा किसके हाथ में वे कड़े दिए? माँ के हाथ में, और किसके? उन्होंने कुछ कहा? कुछ भी नहीं, कहकर कुंज बाहर चला गया। कुंज जब दूसरे दिन फेरी के लिए बाहर जाने लगा तो खुद ही कुसुम को बुलाकर कहा, कुसुम तुम्हारी सास को न मालूम क्या हो गया है। ऐसी चीज उनके हाथ में दे आया, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वृंदावन को भला भला कहना होगा, जो प्रसन्न होकर कहने लगे, माँ किसकी बिसात है जो तुम्हारे कड़े पहन सके? हमारा भाग्य है माँ, जो भगवान ने हमारी चीजें में वापस करके सावधान कर दिया है। कुसुम ये क्या? कुसुम का गोरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जोर से सिर हिलाकर उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। यह बात क्या उन्होंने खुद कही? हाँ, माँ तो कुछ बोली नहीं। इसके अलावा सवेरे से ही वे ना जाने कहाँ गई थी। तब तक उन्होंने नहाया खाया भी नहीं था। मेरी और वे इस प्रकार देखने लगी जैसे वे समझ ही ना पाई हो कि
उन्हें मैंने क्या दिया और क्या कहा? यह कहकर कुंज अपने आप ही गर्दन हिलाकर सिर पर दौरा लेकर बाहर निकल गया। 3-4 दिन बीत गए, खाना अच्छा नहीं बना था, इसलिए कल परसों कुंज मुंह फुलाए रहा। आज साफ साफ शिकायत कर देने से भाई बहन में झगड़ा हो गया। थाली फेंक कर कुंज उठ खड़ा हुआ और कहा, कभी यह जल गया, कभी वह खराब हो गया, आजकल तुम्हारा मन रहता कहाँ है कुसुम? कुसुम ने गुस्सा होकर जवाब दिया, किसी की खरीदी हुई बांधी मैं नहीं, मुझसे नहीं बनता खाना। जो अच्छा खाना बनाए उसे जाकर ले आओ। कुंज को तेज भूख लगी थी, वह डरा नहीं, हाथ मटका कर कहा, पहले तू यहाँ से चली जा, उसके बाद देखता है लाता हूं कि नहीं लाता। यह कहकर दौरा लेकर वह खुद ही जल्दी से चला गया। उस दिन से ही जी भरकर रोने के लिए कुसुम व्याकुल हो रही थी। ऐसा अच्छा मौका उसने हाथ से निकलने नहीं दिया। भाई की परोसी हुई थाली पड़ी रही, सदर दरवाजा वैसे ही खुला रहा। आंचल बिछाकर रसोई घर की चौखट पर वह इस तरह रोने लगी मानो कोई मर गया हो। उस समय लगभग 10 बज रहे थे। रोते रोते वह थककर सो गई कि अचानक चौंक कर आंखें खोलते ही उसने देखा वृंदावन आंगन में खड़े होकर पुकार रहे हैं, कुंज दादा, ओ कुंज दादा। उनकी उंगली पकड़े हुए 5-6 साल का एक स्वस्थ और सुंदर बालक था। घबराकर कुसुम ने घूंघट खींच लिया और झटपट किवाड़ की ओट में खड़ी हो गई। सब कुछ भूलकर किवाड़ की ओट में से उस वक्त उस स्वस्थ बालक को ही देखने लगी। देखते ही पहचान लिया कि वह मेरे पति की ही एकमात्र संतान है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके दोनों हाथ 1000 हाथ बनकर उसे छीन लेने के लिए जैसे उसका वक्ष पंजर फाड़कर आगे बढ़ने लगा। फिर भी ना तो वह उसे बुला ही सकी, ना एक कदम आगे ही बढ़ सकी। प्रस्तर मूर्ति की तरह टकटकी बांधे वह उस बच्चे की ओर देखती रह गई। किसी की भी आहट ना पाकर वृंदावन को कुछ आश्चर्य हुआ। सवेरे ही किसी काम से वे इधर आए थे और अब लौट रहे थे। दरवाजा खुला देखकर सोचा कि कुंज घर में होंगे, इसलिए गाड़ी से उतरकर अंदर चले आए। कुंज से उन्हें कुछ आवश्यक काम था। बैलगाड़ी देखकर उनका पुत्र चरण भी सवेरे ही उस पर चढ़ गया था, इसलिए वह भी उनके साथ था। वृंदावन ने फिर आवाज लगाई, घर में क्या कोई नहीं है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। चरण ने कहा, बाबूजी बड़ी प्यास लगी है, पानी? वृंदावन ने बिगड़कर धमकाते हुए कहा, नहीं प्यास नहीं लगी, नदी पर पानी पीना। बेचारा लड़का चुप रह गया। लज्जा के आवेग को दबाकर कुसुम उस दिन स्वच्छंदता से वृंदावन के सामने आ गई और बहुत ही सहज ढंग से आवश्यक बातचीत भी कर पाई थी, किंतु आज मारे लाज के वह बेकाबू होने लगी। चरण अगर पानी ना मांगा होता तो शायद किसी तरह भी वह बाहर नहीं निकल पाती। पहले उसने कुछ आगे पीछे किया, किंतु बाद में एक आसन लाकर बरामदे में बिछा दिया। नजदीक जाकर चरण को गोद में लेकर अंदर चली गई। वह इशारा तो वृंदावन की समझ में आ गया, किंतु वह यह नहीं समझ सके कि इस तरह चुपचाप वह बिल्कुल अपरिचित की गोद में चला कैसे गया। पिता अपने बेटे की आदत से भली भांति अवगत थे। इधर चरण भौचक्का सा देखता रह गया। एक तो उसके पिता ने उसे घुड़क दिया और दूसरे बिल्कुल अनजानी जगह में कोई कहीं से आकर अचानक उसे इस तरह उठाकर ले जाए, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। भीतर ले जाकर कुसुम ने चरण को बताशे दिए। कुछ देर तक वह उसे गौर से देखती रही, फिर अचानक उसे छाती से चिपकाकर रोने लगी। चरण अपने आप को जब कठिन बाहुपाश से छुड़ाने लगा तो आंसू पहुंचकर कुसुम ने कहा, ये क्या बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमेशा से कुसुम बच्चों को प्यार करती थी। अगर कोई बालक उसे मिल जाता तो वह उसे जल्दी छोड़ती नहीं थी, किंतु इतनी प्रचंड लालसा उसके हृदय में कभी पैदा नहीं हुई थी। उसकी छाती जैसे टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी। वह सुंदर, स्वस्थ और सबल बालक तो मेरा ही हो सकता है, किंतु हुआ क्यों नहीं? किसने यह बाधा डाली? माँ बेटे को इस तरह अलग करने का संसार में किसे अधिकार है? चरण को जितना ही वह अपनी छाती पर अनुभव करने लगी, उतना ही उसका वंचित और त्रिषित मात्र हृदय इस तरह की सांत्वना से विलग होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका धन किसी ने बल और अन्याय से छीन लिया है। परंतु चरण को यह असहनीय हो उठा था। अगर वह जानता तो नदी पर जाकर ही शायद पानी पिए होता। इस स्नेह पीड़न की अपेक्षा प्यास इसे कहीं ज्यादा असहनीय हुई होती। उसने कहा, छोड़ दो। अपने दोनों हाथों से उसका मुंह लेकर कुसुम ने कहा, माँ कहो तो छोड़ूंगी। चरण ने सिर लगाकर नहीं कह दिया। तो नहीं छोड़ती, कहकर कुसुम ने फिर जोर से अपनी छाती से लगा लिया। उसे इतना चुभा कि वह हाफने लगा। माँ ना कहोगे तो कभी नहीं छोड़ूंगी। रुआंसा सा होकर चरण ने कहा, माँ अब तो उसे छोड़ना कुसुम के लिए बिल्कुल असहनीय हो गया। उसने उसे अपनी छाती पर दबा लिया और रोने लगी। देर हो रही थी। बाहर से वृंदावन ने कहा, क्यों चरण, पानी पी चुके? तब चरण ने रोते हुए कहा, वे छोड़ती ही नहीं। आंखें पहुंचकर कुसुम ने बैठे हुए गले से कहा, चरण आज मेरे पास रहेगा।
वृंदावन ने दरवाजे के नज़दीक आकर कहा। वह कैसे रह सकेगा? माँ बहुत घबराएंगी और उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया। नहीं नहीं, वह यहीं रहेगा। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हुआ? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, गाड़ी लौटा दो, बहुत देर हो गई। नदी पर जाकर मैं चरण को नहलाए लाती हूँ। यह कहकर किसी उत्तर या प्रतिवाद की अपेक्षा किए बिना ही कुसुम गमछा तथा तेल की कटोरी लेकर चरण को गोद में लिए नदी की ओर चल पड़ी। घर के नज़दीकी छोटी सी स्वच्छ नदी थी। उसे देखते ही चरण खुश हो गया। उसके गांव में नदी नहीं थी, बस एक छोटा सा कच्चा तालाब है। उसे कोई उस तालाब में उतरने नहीं देता था, इसलिए ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिला था। घाट पर बैठकर इत्मीनान से उसने तेल मालिश की, फिर घुटने भर पानी में उछल पड़ा। कुछ देर उछल कूद कर नहाकर कुसुम की गोद में चढ़कर जब वह घर लौटा, तब माँ बेटे में विलक्षण सद्भावना पैदा हो गई थी। बच्चे को गोद में लिए कुसुम सामने आई। उसका चेहरा खुला हुआ था, आंचल केवल ललाट छू रहा था। जाते वक्त उसने कहा था, मेरी तबीयत खराब हो रही है, किंतु अब तो उसके चेहरे पर कष्ट का कोई आभास ही नहीं मिल रहा था। उसके होठों पर अर्धविकसित गुलाब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसके व्यवहार में किसी तरह का संकोच या कुंठा थोड़ा सा भी नहीं था। अत्यंत सहज भाव से उसने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, नहाओ, उसके बाद भोजन होगा, उसके बाद खाना खाकर आराम करना, उसके बाद मैं नहीं जानती, लो गमछा लो, देर मत करो। यह कहकर हंसते हंसते कुसुम ने गमछा वृंदावन के ऊपर फेंक दिया। वृंदावन ने गमछा पकड़ लिया और मुंह फेर कर एक निश्वास छोड़कर कहा, बल्कि देर तुम ही मत करो, चरण को कुछ खिला पिला दो, मुझे जाना ही होगा। क्यों? गाड़ी लौट जाने पर माँ खुद ही समझ जाएंगी। ठीक, इसलिए गाड़ी नहीं लौट आई, आगे पेड़ के नीचे खड़ी है। बात सुनकर कुसुम का हंसता हुआ चेहरा उदास हो गया। कुछ देर तक खड़ी रहकर सिर उठाकर उसने कहा, तब तो माँ से बिना पूछे तुम्हारा यहाँ आना ही ठीक नहीं हुआ। कुसुम के इस छिपे अभिमान भरे स्वर को सुनकर वृंदावन हंस पड़े, किंतु मजा किरकिरा रहा। इसके बाद सहज स्वर में कहा, कुसुम, मेरा लालन पालन इस ढंग से हुआ है कि माँ की इजाज़त के बिना इस घर में क्या, इस गांव में भी कदम नहीं रख सकता। किंतु छोड़ो, इन बातों को फिर से उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। जाओ, देर मत करो, लड़के को कुछ खिला पिला दो। यह कहकर वृंदावन फिर आसन पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से आंसू रोककर लड़के को लेकर कुसुम सिर झुकाए चली गई। घंटे भर बाद बाप बेटे गाड़ी में बैठकर जब घर की ओर चले तो रास्ते में चरण ने पूछा, बाबा, माँ इतना रो क्यों रही थी? विस्मित होकर वृंदावन ने पूछा, क्यों रे, तुमसे यह किसने कह दिया कि वह तुम्हारी माँ है? चरण ने जोर देते हुए कहा, वह मेरी माँ तो है, क्या वह मेरी माँ नहीं है? इस बात का कुछ जवाब न देकर वृंदावन ने पूछा, तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो? हाँ, रह सकता हूँ, चरण ने खुश होकर कहा। अच्छा, कहकर वृंदावन मुंह फेरकर लेट गए और सूर्य की किरणों से जले हुए स्वच्छ आकाश की ओर देखने लगे। दूसरे दिन तीसरे पहर की बात है। नदी से पानी लेने के लिए जाते समय कुसुम अपने घर के सदर दरवाजे की सांकल लगा रही थी। तभी 12-13 साल के एक लड़के ने इधर उधर देखकर नजदीक आकर पूछा, कुंज बैरागी का घर कौन सा है? कुसुम ने कहा, क्यों, कहाँ से आए हो? बड़ाल से, पंडित जी ने चिट्ठी दी है। यह कहकर अपने मैले दुपट्टे से चिट्ठी निकालकर उसने दिखलाई। कुसुम की नसों में खून तेजी से चलने लगा। उसने देखा ऊपर उसी का नाम लिखा है। लड़के को बुलाकर भीतर ले गई। पूछा, पंडित जी किसे कहते हैं? किसने दी तुम्हें यह चिट्ठी? विस्मित होकर बालक ने कुसुम से कहा, पंडित जी ने। पाठशाला के बारे में कुसुम नहीं जानती थी, इसलिए वह कुछ समझ ना सकी। उसने पूछा, चरण के बाबा को तुम जानते हो? जानता हूँ, वही तो पंडित जी हैं। तुम उनसे पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। पाठशाला में और भी कई लड़के पढ़ते हैं। कुसुम को और भी उत्सुकता हुई एवं उसने कई बातें पूछकर बहुत कुछ जान लिया। वह जान गई कि पंडित जी के घर में ही पाठशाला खुली है। वहाँ लड़कों को फीस नहीं देनी पड़ती। पंडित जी ही बालकों को स्लेट, पेंसिल, पुस्तकें खरीद देते हैं। जिन गरीब छात्रों को दिन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वे शाम को पढ़ने आते हैं और ठाकुर जी की आरती हो जाने पर प्रसाद लेकर हंसते खेलते घर लौट जाते हैं। 2 लड़के आयु में बड़े भी हैं जो अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। ये सब बातें कुसुम ने पूछ ली और लड़के को कुछ बताशे देकर विदा किया। इसके बाद चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। कुसुम का सुख स्वप्न जैसे किसी ने तेज धक्का देकर तोड़ दिया। चिट्ठी उसी को लिखी गई थी, किंतु उसमें किसी तरह का संबोधन व स्नेह की बात नहीं थी। यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं था, और उस पर भी यह पहली चिट्ठी थी। शायद इसके पहले कभी किसी ने उसे कोई चिट्ठी लिखी नहीं थी, किंतु अपनी सखी सहेलियों की अनेक चिट्ठियां वह देख चुकी थी। उन चिट्ठियों में और इसमें कितना अंतर है। इसमें शुरू से आखिर तक काम की ही बातें। खास बात है कुंजनाथ की शादी की। यही कहने वे कल आए थे।
उन्होंने लिखा है कि माँ ने कुंजनाथ की शादी तय कर ली है और सारा खर्च भी वे अपने पास से ही दे देंगे। हर दृष्टिकोण से यह शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे कुंजनाथ के साथ साथ खुद कुसुम के भी सांसारिक दुख दूर हो जाएंगे। यह संकेत प्राय स्पष्ट रूप से उसमें किया गया। एक बार पढ़ चुकने पर उसने उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश की, किंतु इस बार सब अक्षर जैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। चिट्ठी बंद कर किसी तरह वह कोठरी में जाकर पड़ी रही। अपने इतने बड़े सौभाग्य की संभावना से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हो सकी।